नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है लाइफ हैप्पीनेस अलका ब्लॉग चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमारे हर एक वीडियो का आनंद ले सकें। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। 80 वर्ष की हो चुकी उर्मिला जी अपने पति, 2 बेटे और एक बहू के साथ एक छोटे से गांव में अपना जीवन यापन कर रही थी। तभी बहू श्रेया, माँ जी, अभी रात के 9 बजे हैं और मैं सोने जा रही हूँ। आप ऐसा करना, सुबह 6 बजे मेरा नाश्ता तैयार रखना और हाँ, टिफ़िन भी पैक कर देना। मुझे ड्यूटी के लिए थोड़ा जल्दी निकलना है। उनकी सास उर्मिला जी, ठीक है श्रेया बहू, मैं सब कर दूंगी, तुम चिंता ना करो। अब सुबह के 7 बज चुके हैं। नाश्ता भी उर्मिला जी ने तैयार कर दिया था। इनका छोटा बेटा उर्मिला जी का, जो कि विकलांग था, वह अब भी 16 वर्ष का था। उर्मिला जी के पति घर से बाहर दूध लाने चले गए थे। फिर उर्मिला जी ने श्रेया बहू का दरवाज़ा खटखटाया। बहू, ओ बहू, तुम्हारे ड्यूटी का टाइम हो गया है, नाश्ता भी बन गया है, टिफ़िन भी पैक कर दिया है हमने, तुम्हें देर हो रही है बेटा। तभी श्रेया बहू हड़बड़ाहट में कमरे से बाहर आती है और बिना घर का कुछ काम किए फटाफट तैयार होकर टिफिन उठाकर ड्यूटी चल देती हैं। श्रेया पास के अस्पताल में ही नर्स का काम करती है। श्रेया के जाने के बाद उर्मिला जी अपने छोटे बेटे, जो कि विकलांग है, उनको नहला धुलाकर अच्छे से खान पान करा देती है। उधर उर्मिला जी के पति राधे जी दूध लेकर आ जाते हैं। तभी राधे जी अपनी पत्नी से, उर्मिला, चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है, थोड़ा कड़क वाला चाय मेरे लिए बना देना। तभी उर्मिला जी, मैं अभी बना लाती हूँ जी, आप बस हाथ पाँव धो लीजिए। कुछ ही देर बाद गर्मा गर्म चाय बन जाता है और दोनों बैठकर चाय का आनंद ले ही रहे होते हैं कि बहू श्रेया का फोन आ जाता है। मम्मी जी, आपका तो घर का सारा काम हो गया होगा, नहा धोकर खाना पीना खाकर बैठी ही होंगी। ऐसा करना, 1 घंटे के अंदर 4 लोगों का खाना तैयार रखना। मेरी दोस्त एडमिट है अस्पताल में और उनके कुछ रिश्तेदार हैं, तो मैं सोच रही थी उनको घर पर खाना खाने भेज दूं। अरे बहू, पर लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है बहू घर का, ना नहाया है ना धोया है, पूजा पाठ कुछ भी नहीं हुआ है, घर के सारे काम भी खत्म नहीं हुए हैं। बस हमने राजू को नहलाया है, उनको खिलाया है बस। मैं तो बस चाय ही पी रही थी कि बस इतने में तुम्हारा फोन आ गया। और इतना जल्दी 4 लोगों का 1 घंटे के अंदर खाना मैं भला अकेले कैसे बना पाऊंगी बहू। ऐसा करो ना, तुम किसी पास के होटल में उन लोगों को खाना खिला दो। देखो बहू, ऐसा करने से वो लोग खाना भी खा लेंगे और तुम्हारा भी काम बन जाएगा, वो लोग तुम्हारी तारीफ भी करेंगे और मैं भी नहा धो के फिर पूजा पाठ करके घर का काम करके तब खाना खाऊंगी। बेटा, ये अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बचपन की दोस्त है वो, उन्हें अच्छे से जानती हूँ मैं। उनके घर वालों को भला मैं होटल में क्यों खिलाऊंगी? मेरा घर इतना पास है, लोग क्या कहेंगे, उसके घर वाले क्या कहेंगे? आपको नहीं करना है ना, तो आप साफ साफ हमसे कह दीजिए, बहाना क्यों बना रही हो आप? नहीं बहू, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो बस, मैं तो बस एक सलाह दे रही थी, आगे तुम्हारी मर्जी। कुछ देर बाद श्रेया अपने दोस्त के घर वालों को लेकर घर पर चली आती हैं और खाना बनाने में लग जाती हैं। साथ में उर्मिला जी को भी किचन के कामों में हाथ बटाने को कहती हैं। उधर सभी लोग नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। बस सभी लोग फटाफट से खाना खाकर और कुछ ही देर में वह सभी लोग श्रेया के साथ फिर हॉस्पिटल चले जाते हैं। सबके जाने के बाद जब उर्मिला जी अपने विकलांग बच्चों के लिए खाना लेने जाती हैं तो सारा खाना खत्म हो चुका होता है दोस्तों। उर्मिला जी और उनके पति तो भूखे थे ही, साथ में उनका छोटा बेटा, जो कि सुबह का सूखा रूखा खाकर भूखा ही रह गया। शाम का टाइम हो चुका था। श्रेया ड्यूटी से घर आ गई, साथ में अपने लिए समोसे लाई थी, जो खाकर सो गई। इधर उर्मिला जी और उसके पति दिन भर के कामों के थकान से रात का खाना भी नहीं बना पाए और भूखे ही रह गए। दोनों अपने किस्मत पर रो रहे थे।
तभी उर्मिला जी, यह कैसा दिन देखना पड़ रहा है जी। हमने सोचा था बेटे की शादी कर देंगे, बहू आ जाएगी तो हम लोगों को थोड़ा आराम मिल जाएगा इस बुढ़ापे में। बेटा तो बाहर नौकरी पर चला गया, बहू बस अपने ही बारे में सोचती रहती है। बाकी हम जिए या मरे कोई मतलब नहीं। तभी राधे जी, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या कर सकते हैं? भूखे रहकर मेरा भी धड़कन तेज हो रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं सांस न थम जाए। भगवान के लिए ऐसा मत कहो जी। मैं अभी सरसों का तेल गर्म करके लाती हूँ और आपके पैरों में मसाज करके फिर मैं कुछ खाने को भी बना लूँगी। आप चिंता ना करें, आपको कुछ नहीं होगा। आप सुबह से भूखे हैं ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। नहीं तो आपको भला क्या होगा? मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। अरे उर्मिला, हमें तेल मसाज की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें कुछ खाने को दे दो। मेरा मन बैठा जा रहा है। जी आप जैसा कहें, मैं अभी लाई। उर्मिला जी जैसे ही किचन में जाती हैं, उन्होंने सोचा ज़्यादा कुछ बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसा करती हूँ, आटे और चीनी का सॉफ्ट चितवा बना लेती हूँ। उर्मिला जी ने जैसे ही चीनी का डब्बा उठाया, पीछे से श्रेया बहू जाकर डब्बा हाथ से ले लेती हैं। माँ जी, चीनी बहुत कम है। मुझे सुबह चाय की तलब लगती है और मुझे तो ड्यूटी जाना होता है ना। आपका क्या है, आप तो बस घर में बैठी रहती हो। लाइए यह चीनी हमें दे दीजिए, मैं इसका सुबह चाय बना लूँगी। और अपने साथ चीनी का डब्बा लेकर कमरे में चली जाती हैं। दोस्तों, बेचारी उर्मिला जी का कलेजा फटने लगता है। अब मैं अपने पति को क्या खिलाऊंगी? उनका तबीयत भी खराब हो रहा है। बेचारी उर्मिला जी सुबह से कुछ नहीं खाई थी, अब धीरे धीरे इनका भी तबीयत खराब होने लगा। दूसरी तरफ इनका छोटा विकलांग बेटा, वह भी भूख से तड़प रहा था। सुबह होते होते उर्मिला जी को 3-4 उल्टियां हो जाती हैं। उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। श्रेया बहू सुबह जगते ही, मम्मी जी, हमने चाय पी ली है, खाना होटल में खा लूंगी। आप सब अपना देख लो, अगर कुछ खाने का हो घर में तो बना लेना, वरना दुकान से खरीद लाना। बेचारी उर्मिला जी, उनके शरीर में अब इतनी ताकत नहीं है कि दुकान से जाकर कुछ खरीद लाए और खा ले। पड़ोस की एक महिला उर्मिला जी से मिलने आती हैं, जो कि हम उम्र हैं। एक दूसरे के सुख दुख शेयर करती हैं। सबकी यह हालत देखकर अपने घर से खाना लाकर और खाना खिलाती हैं और दवाई भी देती हैं। कुछ देर बाद उर्मिला जी अब चलने फिरने लगी। फिर सुबह का वही काम। दोस्तों, फिर हर रोज की तरह सुबह का वही काम, अपने विकलांग बेटे को नहलाकर पड़ोसन से मिले खाने को खिला देती हैं। कुछ देर बाद उनकी पड़ोसन सखी फिर आती हैं और कहती हैं, उर्मिला, आखिर यह सब कितने दिन तक चलता रहेगा? अब तुम्हारा और तुम्हारे पति का इतना उम्र हो गया है, कब तक भूखी प्यासी काम करती रहोगी? तुम्हारी बहू को जरा भी फिक्र नहीं है? मैं तो कहती हूँ इनकी माँ को सब बातें बताकर देखो, शायद उनके कहने से तुम्हारी बहू समझ जाए। क्या पता उनकी माँ के समझाने से तुम्हारी तुम्हारी श्रेया बहू सुधर जाए, उसे यह समझ आ जाए कि उसका जिम्मेदारी है। क्या पता तुम्हारा, तुम्हारे पति और अपने विकलांग देवर का ध्यान रखने लग जाए। आखिर उनकी जिम्मेदारी है। जिस तरह तुमने अपने परिवार को संभाला, बड़े बेटे को पढ़ा लिखा कर शादी की, वो अभी अच्छे पोस्ट पर बाहर जॉब कर रहा है और तुम्हारा उम्र भी तो हो चुका है। अब इतने बुढ़ापे में तुम घर का पूरा काम काज करती हो, ये सब ठीक नहीं लगता उर्मिला। बहू को अभी अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तभी उर्मिला अपनी पड़ोसन की बातें सुनकर थोड़ी देर सोच में पड़ जाती हैं। उनके बाद कहती हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे धीरे धीरे बहू समझ जाएगी और घर के कामकाज भी करने लगेगी। अभी थोड़ा नादान है, नहीं जिम्मेदारी बढ़ेगी तो वो कर लेगी। नहीं नहीं। तभी पड़ोसन को रहा नहीं जाता है और चुपके से जाकर बहू की
माँ को फ़ोन कर सारी बातें बता देती हैं। यह जानकर कि उसकी बेटी अपनी सास-ससुर और देवर के साथ बुरा व्यवहार कर रही है, मौका देखते ही अपनी बेटी श्रेया को फ़ोन लगाती है। हेलो, मम्मी, कहिए ना कैसी हो आप? घर में सब बढ़िया? सब ठीक है ना? श्रेया, मुझे तुमसे कुछ ही ज़रूरी बात करनी है। तुम जल्दी से घर आ जाओ। तुम्हारे पापा भी तुमसे मिलना चाहते हैं। ठीक है माँ। कल ड्यूटी से आते ही मैं घर आ जाऊँगी। जैसे ही श्रेया अपने मायके पहुँच जाती है, अपने माता-पिता को देखते है उनका दिल दहल जाता है। मम्मी, पापा, आप दोनों को क्या हुआ? ऐसे फटे पुराने कपड़े और लगता है कई दिनों से आपने बाल भी नहीं बनाए और भूखे भी लग रहे हो। क्या बात हो गई? सच-सच बताइए। माँ, श्रेया और तुम्हारी भाभी बस अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखती है। हम और तुम्हारे पापा लाचार इतने बूढ़े हो गए हैं, किसी का शुगर बढ़ा हुआ है तो किसी का बीपी बढ़ा हुआ है और घुटनों में भी तो काफ़ी दर्द रहता है ना, दोनों को। तो तुम्हारी भाभी तो कहती है, हे भगवान उठा लो, उठा क्यों नहीं लेते इस बुड्ढे-बुड्ढी को? मेरे गले का फंदा बनकर घर पर कुंडली मारकर बैठे हैं। तभी श्रेया, मम्मी, यह क्या कह रहे हो आप? भाभी ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप दोनों को इंसान नहीं हो क्या? बूढ़े हो गए तो क्या? उनके भी तो माता-पिता बूढ़े होंगे। उनके घरों में क्या ऐसा ही व्यवहार किया जाता है बड़े बूढ़ों के साथ? कहाँ हैं भाभी, भाभी? तभी श्रेया की माँ कहती है, रुक जाओ श्रेया, तुम भी तो अपने सास-ससुर और देवर के साथ यही कर रही हो। तुम्हें तो सिर्फ अपनी नौकरी का फ़िक्र है ना? कभी अपने विकलांग देवर और बूढ़े सास-ससुर से पूछा भी है, उन्होंने खाना खाया या नहीं? किसी चीज़ की तकलीफ़ तो नहीं उन्हें? किसी तकलीफ़ से तो नहीं गुज़र रहे? लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगी? तुम्हें तो अपनी नौकरी से मतलब है, अपनी नौकरी पर नाज़ है। अगर तुम्हारी भाभी ने मेरे साथ ऐसा कर ही दिया, तो क्या गुनाह कर दिया? ठीक ही तो कर रही है वो। यह सब सुनकर श्रेया शर्म से पानी-पानी हो जाती हैं और कहती हैं, आपको यह सब किसने कहा माँ? ज़रूर मेरी सास ने चुगली की होगी आपसे, मेरी। तभी श्रेया की माँ, अरे! वह बेचारी क्या चुगली करेगी? उन्होंने तो बस साफ-साफ मना कर दिया था हमें कुछ कहने से। पर भला हो उनकी पड़ोसन का। उन्होंने फ़ोन करके सब बात सच-सच बता दी हमें। तुम्हें कुछ एहसास भी है? कितना गलत कर रही हो तुम? आज पड़ोस में भी सबको पता है। मेरी नाक कट गई। मेरी नाक कटा कर रख दी तूने तो। माँ, ऐसा मत कहो माँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ़ कर दो। सचमुच मुझे आज पश्चाताप करने का मन कर रहा है। मैंने पाप किया है। हे भगवान! माँ, पिताजी, आप दोनों बस अपना ख़्याल रखिए। मैं घर जाती हूँ, वह लोग अकेले होंगे। खाना भी नहीं खाया है उन्होंने। घर पहुँचते ही श्रेया अपने सास-ससुर के कदमों में झुककर माफ़ी माँगती हैं और आँखों से झरझर आँसू भी बहने लगते हैं और सबके लिए अच्छे स्वादिष्ट खाना बनाती हैं और अपने हाथों से सबको खिलाती हैं। तो दोस्तों, आपको यह सास बहू की छोटी सी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।